दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के सारांश को देखेंगे। चैप्टर 1 को, इसमें जो भी चैप्टर है हम एक एक करके सबको कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से। ये वीडियो हेल्पफुल है शिक्षक दक्षता परीक्षा जो माध्यमिक शिक्षकों के लिए 30 जुलाई को होने वाला है। अगर आप हिंदी विषय के शिक्षक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है। आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न इंक्लूड किए जाएंगे और प्रश्नों का पाठ्यक्रम क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, सब पर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन होंगे और आपके पाठ्य पुस्तक से ही होंगे। आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर की। आज हम जो है गद्य खंड को पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है भीमराव अंबेडकर का। ये एक निबंध है जिसमें इन्होंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिखा है। पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में कुछ जानते हैं, भीमराव अंबेडकर के बारे में। ये काफ़ी फेमस नाम है और हर कोई इससे परिचित है। इसका पूरा नाम था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर था। 14 अप्रैल 1891 में इसका जन्म होता है मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में। प्राथमिक शिक्षा जो है ये अपने गांव में प्राप्त करते हैं। उसके बाद बड़ौदा नरेश एक व्यक्ति के प्रोत्साहन के बाद यानी पैसा देने के बाद ये जो है उच्च स्तर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका चले जाते हैं। फिर वहाँ से लंदन जाते हैं आगे की पढ़ाई के लिए और काफ़ी आगे तक ये शिक्षा हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं। आगे चलकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, धर्म दर्शन के रूप में उभरते हैं। जब वे अपने देश में आते हैं भारत में तो कुछ समय ये वकालत करते हैं। फिर समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हैं। खास तौर से ये अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष करते हैं। इनके जो चिंतन थे, रचनात्मकता थी, उसके 3 प्रेरक व्यक्ति थे। वे थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। इन तीनों ने इसे काफ़ी प्रेरित किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत के संविधान निर्माण में इसकी काफ़ी भूमिका रही है, इसलिए इसे भारतीय संविधान निर्माता भी कहा जाता है। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन होता है। बाबा साहेब की कई पुस्तकें थी, कई रचनाएं थी, कई भाषण है। उसमें द कास्ट इन इंडिया, Their mechanism, genesis and development, the untouchables, who are they, who are Shudras, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ये सब काफ़ी प्रचलित है। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित है। यानी इसकी जो भी रचनाएं हैं सब एक साथ मिल जाती है हिंदी में। इन्होंने भाषण दिया, वो भी जो है लिखा हुआ मौजूद है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद के बारे में इन्होंने लिखा है। जात पात आदि को इन्होंने प्रकाशित किया है। 1936 में इन्होंने वार्षिक सम्मेलन में भाषण दिया था, ये काफ़ी प्रचलित हुआ। जाति प्रथा के विसंगतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों, लोकतंत्र के लिए उनकी अस्थावास्तर प्रकृति भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेकता का दृष्टिकोण उभर सका। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। आपके पाठ्य पुस्तक में इसकी जो रचना है, निबंध है, वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। आइए इसे हम पढ़ते हैं। इस रचना में इन्होंने भारत के जातिवाद को बयान किया है, लिखा है। इसे एक विडंबना कहा है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। लोग जातिवाद को निभाते हैं, अपनाते हैं, भेदभाव करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। ये आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। श्रम विभाजन कहते हैं काम का बंटवारा। ब्राह्मण है वो पूजा करेगा, चमार, दुसाद, डूम, हड़कोल ये सब साफ सफाई के काम करेंगे, ठाकुर है बाल बनाएगा। इस तरह का श्रम विभाजन करना जाति प्रथा कहलाता है, जातिवाद को बढ़ावा देता है। इसे आपत्तिजनक कहा गया है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन का भी रूप लिए हुए है।
श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों की अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। श्रम विभाजन में हमारे देश में आज भी क्या होता है कि ब्राह्मण को ऊंचा समझा जाता है, ठाकुर को नीचा समझा जाता है, चमार को, दुसात को, हरिजन को नीचा समझा जाता है। ये ऊंच नीच को बढ़ावा देता है। दुनिया में हर देश में जाति प्रथा है, काम का बंटवारा है, श्रम विभाजन है, लेकिन ये ऊंच नीच नहीं है। इन्होंने कहा कि ये विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। जरूरी नहीं है कि जो ठाकुर के संतान है वो बाल ही काटेगा, वो पढ़ लिख करके शिक्षक भी बन सकता है, बड़ा व्यक्ति भी बन सकता है। और ज़रूरी नहीं कि ऊंची जाति के लोग ऊंचा ही काम करेंगे। अगर वो इस काबिल नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो वो भी नीचा काम कर सकते हैं। यानी काम का बंटवारा जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। जाति प्रथा इतनी भयभीत हो चुकी है कि गर्भ धारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ये जाति प्रथा जो है मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। यानी जाति प्रथा की इन्होंने कड़ी आलोचना की है। हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा है किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति है। यानी जाति प्रथा में हो क्या रहा है कि लोग पैतृक पेशा अपनाते हैं। बाप ने जिस काम को किया है तुमको वही काम करना है, ऊपर उठ के तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल गलत है। भीमराव अंबेडकर ने इसी की ही व्याख्या की है। ये जो श्रम विभाजन है मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाओं तथा व्यक्तिगत रुचियों का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। इस आधार पर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल वशतावश करते हैं। यानी गरीबी और बेरोजगारी का एक बड़ा कारण ये भी है कि इस जाति प्रथा के कारण लोगों को वो काम भी करना पड़ता है जो वो नहीं चाहते हैं, लेकिन पैतृक पेशे की वजह से उन्हें अपनाना पड़ता है। आपने देखा होगा जो पढ़ाई का बच्चा है वो मजबूरी में उसी में लगा रहता है। चाहेगा तो वो पढ़ लिख कर शिक्षक बन सकता है, वकील बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है या कोई अलग काम भी कर सकता है, लेकिन वो अरुचि के साथ व्यवस्था पूर्वक वही काम करते हैं जो उनके पिता कर रहे हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता है न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। यह एक निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक पड़ता है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब समस्या के रचनात्मकता को इन्होंने लिखा है कि मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ या फिर मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या है। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित है। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके।
ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस रचना को आपने अच्छे से समझा। अब हम बोध और अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। लेखक किस विडंबना की बात कर रहे हैं? जाति प्रथा की विडंबना। जाति, इस विडंबना का स्वरूप क्या है? भेदभाव, छुआछूत है। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के जो पोषक है उसके पक्ष में ये तर्क देते हैं कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा होना चाहिए। हम ऊंची जाति के हैं, छोटा काम नहीं कर सकते हैं, छोटी जाति के लोग ही ये काम करेंगे, इस तरफ वो तर्क देते हैं। जातिवाद के पक्ष में दी गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जातिवाद के पक्ष पर जो तर्क है उस पर लेखक की आपत्तियां ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कि इस समाज में भेदभाव क्यों है? गर्भ से ही काम का निर्धारण क्यों होगा? अगर किसी में कुशलता है, क्षमता है, तो वह पैतृक काम को ही क्यों अपनाएगा? कुछ बड़ा क्यों नहीं करेगा? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? भारतीय समाज में श्रम विभाजन जो है जाति के आधार पर ही हो रहा है। जाति के आधार पर ही उसके श्रम का, काम का बंटवारा कर दिया जाता है कि वे किस जाति से बिलोंग करते हैं, उनको कौन सा काम करना है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे है? ये इसलिए है कि पैतृक काम को लोग अपनाते हैं ना चाहकर भी। उन्हें मन नहीं लगता काम करने में, वे कम काम करते हैं, टाल कर काम करते हैं, बिना रुचि के काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी गरीबी और उनकी बेरोजगारी है। आप वो काम को बेहतर तरीके से कर लेते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं। अगर बगैर मन के कोई काम करवाया जाए तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी आएगी, गरीबी आएगी, आपको काम में मन नहीं लगेगा। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जो है जाति प्रथा है, छुआछूत है, काम का बंटवारा है, श्रम विभाजन है। लेखक पाठ के किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक बतलाया है? जाति प्रथा को हानिकारक लेखक ने बतलाया है इस तरह की जाति के आधार पर जो काम लोग करते हैं उसमें उनकी रुचि न होकर भी करना पड़ता है। वे मजबूरी में करते हैं, जिस कारण से ये उनके लिए भी हानिकारक है, उन्हें गरीब और बेरोजगार बनाती है और समाज के लिए भी हानिकारक है। समाज में छुआछूत लाता है, ऊंच नीच भेदभाव लाता है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए 3 चीज आवश्यक है। वो है स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व। जहां आज़ादी हो, जहां बराबरी हो, जहां भाईचारा हो, वही सच्चा लोकतंत्र स्थापित होता है। पाठ से हटकर के कुछ प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए। संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे? अपने शिक्षक से मालूम करें। संविधान सभा के बहुत सारे सदस्य थे। खासतौर से ये प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आएंगे। अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे पेपर 2 के वीडियो को देखें जिसमें हमने स्पष्ट किया है। इस पाठ में आपको संयुक्त, सरल एवं मिश्र वाक्य चुनने हैं। ये सब व्याकरण के प्रश्न हैं। संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जिसमें 2 वाक्य मिलते हैं और दोनों वाक्य मिलकर बात पूरा करता है। मिश्र वाक्य में भी 2 वाक्य मिलते हैं लेकिन दोनों वाक्य अलग अलग मीनिंग देता है। सरल वाक्य में केवल एक ही वाक्य होता है। आप इसे लिख सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये संयुक्त वाक्य है। यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य बना है जिसमें 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट है। तीनों मिलकर के माना पूरा करते हैं। एक सरल वाक्य भी हम आपको दिखलाते हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है। यहाँ तक जो हो गया एक सरल वाक्य हो गया। व्याकरण के कुछ दूसरे प्रश्न भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं जिसमें आपको विलोम लिखना है, उल्टा लिखना है। सब का उल्टा हो जाएगा असब, विभाजन का अविभाजन, निश्चय का अनिश्चय, उच्च का उल्टा होगा नीच,
स्वतंत्र का होगा परतंत्र, दोष का होगा गुण, सजग का उल्टा हो जाएगा निर्जग, रक्षक का हो जाएगा पूर्व निर्धारण, यानी पहले निर्धारित है, जो बाद में निर्धारित हो उसे पश्च निर्धारण कहेंगे। पर्यायवाची इसी तरह लिखना है। पर्यायवाची उसे कहते हैं जिसका मीनिंग सेम हो, जैसे अवसर, मौका, पेशा, काम, श्रमिक, मजदूर, दूषित, गंदा, अनुमति, परमिशन, इजाजत, सम्मान, प्रतिष्ठा, इस तरह आप बना सकते हैं। दोस्तों आज हम एक ही चैप्टर रहने देते हैं, नेक्स्ट डे हम दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। इसी तरह हम पूरे पाठ को कंप्लीट करेंगे। अगर आप परीक्षा की तैयारी के लिए कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक दक्षता परीक्षा का हमने कंप्लीट नोट्स तैयार कर रखा है। प्रारंभिक शिक्षक दक्षता परीक्षा में भी हमने तैयारी कराया था और हमारे छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक दक्षता परीक्षा के भी प्रत्येक विषय की हम तैयारी करा रहे हैं। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, किसी भी विषय का आप नोट्स चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे नोट्स आपको तुरंत आपके व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।